हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। हमने अपने पिछली वीडियो में आग्नेय चट्टान तक पढ़ लिया था और नेक्स्ट है हमारा अवसादी चट्टान। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अवसादी चट्टान, तलछटी चट्टान या परतदार शैल, ये इसके अन्य नाम है। अवसादी की कोई भी नाम आ सकता है एग्ज़ाम में। हम डायरेक्ट उसी की बात करेंगे जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और मैं अब वाइट बोर्ड पर नहीं पढ़ा के नोट से ही पढ़ाऊँगी। अवसादी, तलछटी या परतदार सेल को सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं। ज़्यादातर हमें ना सेडिमेंट्री यानी इंग्लिश नाम याद रखना चाहिए, क्योंकि इनमें अगर कोई भी दूसरा नाम आ गया तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, या रूपांतरित चट्टान और परतदार चट्टान में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए हमें एक सेडिमेंट्री रॉक याद रखना चाहिए, और अगर यही नाम आ गया तो फिर हम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे ना भी किसकी बात कर रहे हैं, तो ये याद रखना चाहिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो, अंग्रेजी भाषा का सेडिमेंट्री शब्द लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नीचे बैठ जाना। ये अर्थ याद रखना। अर्थ से एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि सेडिमेंटम शब्द से लिया गया, उसका अर्थ क्या है? नीचे बैठना। ठीक है, फिर है अवसादी चट्टानों के मुख्य संयोजक तत्व, मतलब अवसादी चट्टान जो बनती है ना, उसमें संयोजक तत्व यानी किस किस से वो बनती है। तो देखो, उसमें है सिलिका, कैल्साइट। क्या है? सिलिका और कैल्साइट संयोजक तत्व पूछे जा सकते हैं, क्योंकि देखो अब पैटर्न चेंज हो चुका है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ऊपरी ऊपरी तरीके से क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन आने लगे हैं। जैसे कि हम नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं तो वो हमारे फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है उसी तरीके से। और हमें फर्स्ट ग्रेड को नहीं, नेट के अकॉर्डिंग ही हम करेंगे इस तरीके से, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा छूट ना जाए। ठीक है, तो देखो, अवसादी चट्टानों के मुख्य संयोजक तत्व सिलिका और कैल्साइट। सिलिका, कैल्साइट व लोह यौगिक। ठीक है, तीन चीज़ें याद रखना। अवसादी चट्टानों के मुख्य संयोजक तत्व याद यही हो जाएगा, सिलिका, कैल्साइट व लोह यौगिक। ठीक है, अब देखो, आप सोच रहे हो कि ये चीज़ मैंने क्या लिखी, क्षैतिज तल, स्थल मंडल, 75% भाग पर वितरण। तो देखो, ये है कि अवसादी चट्टान है क्षैतिज तल, स्थल मंडल को क्षैतिज तल भी कहते हैं, वहाँ पर अवसादी चट्टानों का वितरण कितना है? 75% भाग पर सिर्फ अवसादी चट्टानें ही है। ठीक है, 75%। और परपट्टी है, वहाँ पे 95% भाग तो आग्नेय और अवसादी से निर्मित है, और 5% अवसादी से। दोनों का पूछ ले तो 95%, और सिर्फ अवसादी का पूछे तो 5%। लेकिन क्षैतिज तल यानी स्थल मंडल के 75 भाग पर वितरण किसका है? 75%। देखो, टोटल भूप्रपट्टी की बात करें ना तो 5% अवसादी चट्टानों का है, जिनमें आग्नेय चट्टानें शामिल है, तो 95% हो जाती है। लेकिन कहाँ कहाँ मिलती है, वो कौन कौन से, मतलब कितना हिस्सा है, तो 75% भाग है। ठीक है, अब है अवसादी चट्टानों का संगठन। संगठन में देखो, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और शैल, ये है संयोजक तत्व कि इसमें क्या क्या शामिल होता है। और ये है चट्टानों का संगठन, जिसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और शैल। ठीक है, ये लिखा हुआ है 8, 12 और 80, मतलब कितना कितना संगठन है इनका शामिल होता है, तब अवसादी चट्टान बनती है। तो वो है चट्टानों का संगठन। और विशेषताएं क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट तो है विशेषताएं। विशेषताओं से 101% क्वेश्चन आता है। तो वो क्या है? इसमें परतें पाई जाती है, जोड़ व संधियाँ होती है, रवे नहीं होते हैं। देखो, ये मैंने अलग से लिखा है, इसको देखो अलग से कर रही हूँ कि रवे नहीं होते, किस में रवे होते हैं और किस में रवे नहीं होते, ये क्वेश्चन आता है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि अवसादी चट्टानों की निम्न विशेषताएं नहीं है, एक लास्ट में क्वेश्चन में यहाँ ऐड कर देते हैं नहीं, तो फिर आप कैसे करोगे? तो हमको क्या है वो चीज़ें ध्यान रखनी है कि परतें पाई जाती है, जोड़ व संधियाँ होती है, जीवाश्म पाए जाते हैं। और आग्नेय चट्टान है, उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वो गर्म लावे से बनती है। और ये जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, बड़ी आंतरिक स्थलाकृतियों का निर्माण नहीं होता है। देखो, जैसे कि जीवाश्म पाए जाते हैं अवसादी चट्टान में, और बड़ी आंतरिक स्थलाकृतियों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, देखो ये याद रखना, क्या पूछ रहा है, नहीं कहाँ आ रहा है। इन चीज़ों का ध्यान रखना कि किस में नहीं आ रहा है। दबाव के कारण वलन या मोड़ पड़ जाते हैं। अपनति व अभिनति, मतलब इनका निर्माण होता है जब मोड़ पड़ता है ना। तो देखो, अगर प्रेशर पड़ेगा दो तो इस तरीके से होता है, इस तरीके से ये, तो अपनति और अभिनति बनेगी। अभिनति यानी आमने सामने, और अभिनति, अपनति यानी विपरीत दिशा। अभिनति यानी पास पास। देखो, जैसे अपसारी और अभिसारी होता है ना, उसी तरीके से ये चीज़ होता है। ठीक है, अपनति अप यानी दूर दूर,
अभी यानी पास पास, हाथों हाथ, अभी का मतलब यानी कि पास पास में, ठीक है। तो ये बनते हैं, किस कारण दबाव अधिक पड़ता है तब उसमें दरारें उत्पन्न हो जाती है और वलन और मोड़ भी पड़ जाते हैं, ठीक है। दबाव के कारण कौन से चट्टान में पड़ते हैं ये याद रखना, अवसादी या तलछटी चट्टान में ही चीज़ होती है कि दबाव अधिक होता है तो दरारें उत्पन्न हो जाती है, या फिर वलन मोड़ पड़ते हैं तब अपनति और अभिनति का निर्माण होता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अपनति और अभिनति का निर्माण या वलन और मोड़ कौन सी चट्टान में पड़ते हैं, तो वो है अवसादी चट्टान। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी कि कौन से चट्टान में मड क्रैकिंग या पंख फटन होता है, ये शब्दावली पूछी जाती है, ठीक है। अब देखो ये अपनति वगैरह शायद आपको दिखा नहीं था, अब दिख जाएगा। देखो दबाव के कारण वलन व मोड़ पड़ जाते हैं तो अपनति और अभिनति का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और आगे आने के भी चांसेस है कि अवसादी चट्टान में, ये जो अवसादी चट्टान के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें क्या दबाव पड़ता है ना, तो वलन मोड़ पड़ जाते हैं। वलन मोड़ देखो इस तरीके से, ये डायग्राम मैंने बनाया है, मतलब इस तरीके से कि अगर अप यानी दूर दूर, अभी यानी पास पास, मतलब जब सिरे सामने सामने हो तो वो होता है अभिनति, और अपनति यानी कि दूर दूर होते हैं तो वो अभिनति। इनका निर्माण किसी चट्टान में होता है, अवसादी चट्टान में। वलन मोड़ किस में पड़ता है, अवसादी चट्टान में। दबाव अधिक पड़ने पर दरारें किस में उत्पन्न होती है, अवसादी चट्टान में। फिर है देखो इस शब्दावली में ये चीज़ याद रखनी है कि मड क्रैकिंग या पंख फटन कौन सी चट्टान में होता है, कि अवसादी चट्टान में, ठीक है। तो मड क्रैकिंग या पंख फटन मतलब क्या है, नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी जो सबसे मतलब उपजाऊ होती है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ये याद रखना, बीच में बता दिया है। तो नदियाँ लेके आती है जलोढ़ मिट्टी, जल के साथ नदियों में क्या होता है, जल। जल यानी कि जलोढ़ मिट्टियों पर जब अधिक तापमान बढ़ता है तो उसमें दरारें पड़ जाती है। जैसा हम नहीं देखते जहाँ चिकनी मिट्टी होती है या फिर कोई तालाब होता है उसमें पानी सब खत्म हो जाता है और धूप पड़ती है तो वहाँ चटकने चली हुई होती है, तालाब में होती है ना, जैसे काली या चिकनी जैसी मिट्टी नहीं दिखती उस मिट्टी में। या फिर घर में भी कभी कोई ऐसी मिट्टी है जैसे कि बारिश की मिट्टी, तो मतलब इतनी चिकनी नहीं होती, चिकनी मिट्टी, और अगर वो सूखती है ना तो उसमें परतें पड़ जाती है, ठीक है। ये उसके बात कर रहे हैं कि दरारें पड़ जाती है, जिसे मड क्रैकिंग या पंख फटन कहते हैं। तो देखो इसमें दो चीज़ याद रखनी, एक तो ये कि मड क्रैकिंग या पंख फटन कहते किसके हैं, कि नदियों द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है उस पर अधिक तापमान पड़ता है तो उसमें दरारें पड़ती है, उसको कहते हैं मड क्रैकिंग या पंख फटन। और दूसरी चीज़ याद रखनी है कि मड क्रैकिंग या पंख फटन कौन सी चट्टान में होता है, कि अवसादी चट्टान में होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल है जैसे कछारी या खादर मिट्टी वाले भाग, मतलब ये जलोढ़ मिट्टियाँ कहाँ होती है, कछारी या खादर मिट्टी वाले जो भाग होते हैं जहाँ पे ये मिट्टियाँ होती है वहाँ पे ये मड क्रैकिंग होती है। फिर अवसादी चट्टानें मुलायम होती है जैसे पंख तथा चीका मिट्टी, लेकिन कुछ अवसादी चट्टानें कड़ी भी हो जाती है जैसे बलुआ पत्थर, ठीक है। देखो ये इसके एग्जाम्पल है, अगर पूछा जाए कि बलुआ पत्थर कौन सी चट्टान का एग्जाम्पल है तो वो अवसादी चट्टान का है, ठीक है। वो एक कठोर, जब वो कठोर होती है तो बलुआ पत्थर होती है, कौन सी, अवसादी चट्टान। और जब वो मुलायम होती है या चिकनी होती है, चीका मिट्टी, पंख होता है, मुलायम होती है तो वो भी होती है अवसादी चट्टान, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। और जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई आपको समझ में नहीं आई होगी तो एक बार वापस बता दूँ कि देखो अवसादी चट्टानों का संगठन में चूना पत्थर 8% हिस्सा, मतलब ये चीज़ बताई गई है कि कौन सा कितना कितना हिस्सा होता है, कि चूना पत्थर का 8% होता है, बलुआ पत्थर का 12% और शैल का 80%, तो टोटल मिला के हो जाता है 100%, तब बनती है अवसादी चट्टान। ये उसका संगठन है, ठीक है। नहीं समझ आया तो बता दूँ। और ये चीज़ है कि भूपर्पटी में टोटल पूछे तो 95% आग्नेय अवसादी से बना हुआ है और 5% पूछा तो अवसादी का बना हुआ है, टोटल का पूछ ले, ठीक है। और 37 वितरण अवसादी का कितना है तो 75%। अब है अवसादी चट्टानों का संगठन, ये मैंने ऊपर भी पढ़ाया है, अभी बताया ना मैंने, जैसे ये चीज़ मैंने नीचे लिखी है कि वहाँ नहीं लिख के आप यहाँ पे भी एक बार मतलब सही तरीके से नोट्स बनाना चाहो तो अवसादी चट्टानों का संगठन 80% सेल, यानी कि देखो चट्टान हो गई, बलुआ पत्थर 12%, चूना पत्थर 8%, ये ठीक है। नेक्स्ट है समुद्री अवसादी चट्टानों में लाल मृत्तिका, सिंधु पंख यानी कि ऊज, जिसको ऊज भी कहते हैं, पंख वो ऊज भी कहते हैं, ठीक है, तथा प्रवाल द्वारा निर्मित चट्टानें आती है। देखो जो समुद्र में भी अवसादी चट्टानें मिलती है,
तो उनमें क्या क्या मतलब किस किस को कहते हैं, यह कौन कौन सा एग्जाम्पल है? तो लाल मृत्तिका किसका एग्जाम्पल है? समुद्री औषधि चट्टान का। और सिंधु पंख या उच्च किसका है? समुद्री औषधि चट्टान का। और परवाल भी समुद्री औषधि चट्टानों का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एग्जाम्पल बताएं द्वारा निर्मित चट्टानें आती है। तो देखो समुद्री औषधि चट्टानों में क्या क्या शामिल है? लाल मृत्तिका, सिंधु पंख या उज और परवाल। ठीक है, अब इनकी शब्दावली देखो, एक तो हमने पीछे पढ़ ली है शब्दावली, मड क्रैकिंग, पंख फटन, और दूसरी है ये कौन सी औषधि चट्टान में होती है वो हमें याद रखनी है। नेक्स्ट सीली भवन या लिथिफिकेशन, परतों का निर्माण, पुरानी परतें नीचे दब जाती है, दाब बढ़ता है, दबी परतों से नमी जल निकल जाता है, ठोस व मजबूत औषधि चट्टानों का निर्माण। ये मतलब एक परिभाषा की तरीके से मैंने नहीं लिख के छोटी छोटी सारी चीज़ें ऐड की जो जो हमें याद रखना है। सीली भवन, देखो एक नाम से ही पता चलता है, सीली भवन, सीलन आ जाती है ना तो किससे आती है? पानी से ही आती है ना, उसमें पानी रह जाता है तो, या फिर बारिश के मौसम में घर में जब सीलन आती है तो आती तो पानी से ही है ना, तो सीली भवन मतलब पानी की भूमिका तो है। लिथिफिकेशन भी इसके मतलब लिथिफिकेशन भी इसको कहते हैं और सीली भवन भी कहते हैं। तो देखो परतों का निर्माण मतलब सीली भवन और लिथिफिकेशन से परतों का निर्माण कैसे होता है? तो देखो मतलब यहाँ समझा रही हूँ। ठीक है, ये पुरानी परतें, ये नई परतें, तो नई परतें ऊपर रहती है, पुरानी परतें नीचे, तो नई परतें पुरानी परतों को दबाती रहती है, दबाती रहती है। तो जब दबाव बढ़ जाता है, ऊपर भारी चीज़ रहती है, जैसे ये भारी चीज़ है और नीचे हल्की, नीचे भी औषधि चट्टान है, ऊपर भी है, तो जब उस पर प्रेशर पड़ता है ना, जैसे हम कोई चीज़ स्पंज वगैरह पीछते हैं तो उसमें से जल निकल जाता है ना दबाव बढ़ने से, तो जब दाब बढ़ता है तो दबी परतों से नमी या जल निकल जाता है। अगर कोई स्पंज है, हम उसको दबाते हैं तो क्या होता है? उसमें से जल निकल जाता है। तो इसी प्रकार चट्टानों पे जब दाब पड़ता है ना ऊपरी चट्टानों से, तो निचली चट्टानों से क्या होता है? नमी या जल निकल जाता है, ठोस व मजबूत औषधि चट्टान का निर्माण होता है। तब मतलब जब जल निकल जाता है तो उसके बाद ठोस और मजबूत औषधि चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, ये है सीली भवन या लिथिफिकेशन। नेक्स्ट है प्रसंगनन। तो देखो अवसाद में निक्षेप, जमाव, यानी निक्षेप का मतलब जमाव ही होता है। तो मैंने देखो ये इस तरीके से क्यों किया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि भाई निक्षेप का क्या मतलब हुआ। निक्षेप का मतलब जमाव, निक्षेप, ये लो ये निक्षेप, ये चीज़ उठाई और यहाँ रख दी, यहाँ मैंने निक्षेपित कर दी यानी जमा दी। तो अवसाद में निक्षेप या जमाव के बाद रासायनिक प्रक्रिया होती है या फिर उसमें परिवर्तन होता है, परिवर्तन को ही प्रसंगनन कहते हैं। अब कैसे वो समझो। देखो जो रासायनिक या परिवर्तन जो भी होता है ना, एक तो भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो भौतिक व रासायनिक परिवर्तन की सभी प्रक्रियाएं जो अवसादों को उनके ठोस सेल में परिवर्तन होने के दौरान प्रभावित करती है। जैसे देखो ये चट्टान है, अगर वायु या जल बार बार यहाँ आते हैं तो देखो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन तो क्या होता है? देखो जल अगर मिल जाता है तो उसमें चूना वगैरह होता है तो वो उसमें घुल के चला जाता है। ठीक है, रासायनिक की बात कर रही हूँ फिलहाल। ये चट्टान है, उसमें चूना वूना है ऐड, तो जल उसमें मिलेगा तो चूना उसके साथ घुल के चला जाएगा। और भौतिक परिवर्तन में क्या होगा? भौतिक परिवर्तन मतलब दिखाई देता है, रासायनिक परिवर्तन अंदर ही अंदर चीज़ें हट गई, जैसे चूना मिल के चला गया। और भौतिक परिवर्तन जैसे कि यहाँ से हवाएं आ रही हैं तो हवाएं क्या छोटे छोटे कणों को उड़ा उड़ा के लेके चली जाती है। इस चट्टान के छोटे छोटे कण जो मतलब ढीले पड़ जाते हैं ना, चट्टान चटकने से वगैरह ढीले पड़ जाते हैं तो वो उड़ के वायु अपने साथ लेके चली जाती है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की सभी प्रक्रियाएं मतलब किस किस से अलग होती है? बर्फ़ के टुकड़े का प्रभाव पड़ेगा तब भी, जल से भी और पवन से भी, रगड़ से भी, इन चीज़ों से क्या होगा? इसमें घसाव होगा। जब वो घिसेगी तो अवसादों को उनके ठोस सेलों में परिवर्तन होने के दौरान प्रभावित करती है। मतलब जो चट्टान होती है उन पर उनका प्रभाव पड़ता है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का, उसको कहते हैं प्रसंगनन। ऐसे भी ऐसे संगनन यानी इसको रगड़ना किसी भी चीज़ से, चाहे वो जल हो या वायु हो, याद करने का तरीका बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है वेंटवर्थ मापक। खनिज कणों के आकार के आधार पर वर्गीकरण करने वाला मापक। खनिज कणों के आकार के आधार पर, देखो कण बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, टेढ़े मेढ़े, मतलब बहुत प्रकार के होते हैं। तो खनिज कण होते हैं ना, उनके आकार के आधार पर वर्गीकरण करता है। उस मापक को क्या कहते हैं? वेंटवर्थ मापक। ठीक है, जैसे औषधि चट्टानों की विशेषताएं, अब देखो औषधि चट्टानों की विशेषताएं देख लेते हैं। ये है शब्दावलियों में ये चीज़ याद रखने की, वेंटवर्थ मापक क्या है कि खनिज कणों के आकार के आधार पर वर्गीकरण करता है चट्टानों का, उस मापक को कहते हैं वेंटवर्थ मापक। अब औषधि चट्टानों की विशेषताएं कि इसमें परतें पाई जाती है, जोड़ और संधियाँ होती है और रवे नहीं होते हैं।
जैसा हमने पीछे ये पढ़ लिया है, ठीक है, विशेषताएं हमने देख ली। अब है ये एग्जाम्पल, देखो परतदार या ये जो चट्टानें हैं अवसादी, इन चट्टानों को रूपांतरित चट्टान में बदल जाती, इस एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना। तो देखो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि बलुआ पत्थर से क्वार्टरजाइट बनता है, चूना पत्थर से संगमरमर बनता है, सेल से स्लेट, ऐसे याद रखो ना, स है तो स्लेट हो गया, बालू पत्थर क्वार्टरजाइट, कुछ चीज़ें आपको याद, देखो ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपन को उस क्वेश्चन से ही चीज़ निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर अपन ऐसे नहीं निकालेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ट्रिक कितनी बड़ी बड़ी ट्रिक है, कोई एक ट्रिक तो होती नहीं है, बहुत सारी याद करनी पड़ जाएगी, तो क्वेश्चन के अंदर ही ढूंढो। कोयला पता है कि अगर कठोर होता है तो ग्रेफाइट बनता है या हीरा, तो कोयले से ग्रेफाइट और हीरा, सेल से स्लेट और स्लेट से फाइलाइट, स्लेट फाइल, देखो स्लेट कैसी होती है, ऐसी, स्लेट भी कहते हैं फाइल लाइट, यानी फाइल का काम कर सकते हैं, तो स्लेट से फाइलाइट और सेल से स्लेट, स हो गया तो स्लेट हो गया, और स्लेट हो गई तो उसमें फाइल का काम कर लो, यानी फाइलाइट। बालू पत्थर क्वार्टर जाइट, चूना पत्थर संगमर, चूना पत्थर का तो सबको पता है संगमरमर, ठीक है। जो चीज़ें हमें यही क्वेश्चन में समझ में आ जाती है वो हमें यही समझ लेनी है, ज़्यादा ट्रिक नहीं लगानी है, क्वेश्चन में ही ढूंढने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब देखो इस चीज़ से समझेंगे जब सारी चीज़ें आ जाती है एग्जाम्पल सहित, ठीक। तो देखो अवसादी तलछटी या पर्दा चट्टानों का वर्गीकरण, देखो अवसाद के आधार पर और निर्माण में प्रयुक्त साधन के आधार पर, किस तरीके से, देखो अवसाद के आधार पर मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, जैसे चट्टान चूर जिसको खंडज भी कहते हैं या यांत्रिक क्रिया से बनती है, वो अवसाद के आधार पर, ठीक है। तो अवसाद यांत्रिक या खंडज के आधार पर क्या क्या चीज़ें, देखो बालू का पत्थर, कांग्लोमरेट, चिक्का मिट्टी और लोयस, ये किसके एग्जाम्पल है कि अवसाद के आधार पर जिसमें चट्टान चूर्ण खंडज और यांत्रिक क्रिया से निर्मित है, वो है क्या क्या चीज़ें शामिल होती है उसमें, वो है बालू का पत्थर, कांग्लोमरेट, चिक्का मिट्टी और लोयस, ये इसके एग्जाम्पल है, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना कि यांत्रिक क्रिया से निर्मित कौन सा है, तो लोयस दे दिया तो चिक्का मिट्टी दे दे, ये, और हाथों हाथ ये चीज़ देख लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। अब है निर्माण में प्रयुक्त साधन के आधार पर, तो देखो वायु या ओयोलिस, ये चीज़ याद रखना, देखो इसको 3 भागों में बांटा गया है कि निर्माण में प्रयुक्त साधन के आधार पर, यानी वायु, जल और हिमानी, इनके आधार पर। अब कैसे, देखो इसके दूसरे नाम भी याद रखना, वायु आ जाए या ओयोलियन आ जाए तो याद रखना वायु या आयोलियन, जल या एक्वेरियम, हिमानीकृत या ग्लेशियल, ये चीज़ ग्लेशियर ये तो याद रह जाएगा, आसान है इसमें। एक्वेरियम में हम क्या डालते हैं, जल, तो ये भी याद रह जाएगा, तो लास्ट में यही बचा वायु का आयोलिन। तो देखो वायु द्वारा निर्मित है लोयस, यानी चीन का लोयस पठार, एग्जाम्पल दिए हुए देख लो, तो आती वायु आयोलिन, निर्माण में प्रयुक्त साधन के आधार पर कौन सी चट्टान बनती है कि लोयस, चीन का लोयस पठार। फिर जल या एक्वेरियम, इसके द्वारा ऑर्जिलाइसियर्स भी कहते हैं, इसको ऑर्जिलाइसियर्स भी कहते हैं, ये याद रखना, ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जल या एक्वेरियम, इसको और क्या कहते हैं कि ऑर्जिलाइसियर्स भी कहते हैं, किसको कहते हैं कि जल द्वारा जो चट्टान निर्मित होती है उसको ऑर्जिलाइसियर्स भी कहते हैं। अब हिमानीकृत या ग्लेशियल, इसमें क्या है, उच्च पर्वतीय व उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में निर्मित, इन्हें हिमोड मोरेन भी कहते हैं, ये याद रखना, इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है कि उच्च पर्वतीय और उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, देखो जहाँ ऊंचे क्षेत्र होंगे वहाँ पे तापमान कम होगा तो वहाँ बर्फ़ जमेगी, जिसको देखो बर्फ़ जमती है उसको तो कहते हैं हिमोड या मोरेन, तो इन्हें जो इससे निर्मित होते हैं ना उसको कहते हैं हिमोड या मोरेन। तो किसको कहते हैं, उच्च पर्वतीय व उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहाँ सूर्य की किरणें कम पहुँचती है वहीं बर्फ़ जमता है, तो इन्हें हिमोड या मोरेन भी कहते हैं। किसको, जो हिमानीकृत निर्मित होते हैं ना पर्वतों और अक्षांशीय क्षेत्रों में, उन्हें हिमोड या मोरेन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ देख लेते हैं, ये देख लो एक बार, हमने पढ़ा है जल वाला, तो जल का तो कोई एक चीज़ नहीं, देखो एक तो ये हो गया इसका नाम, किसको ये भी कहते हैं, और दूसरा देखो जल में 3 तरह के हैं, सागर में जल होता है, झील में जल होता है और नदी में भी जल होता है। तो नदीकृत अलग स्थलाकृतियाँ होगी, झीलकृत अलग होगी और सागरीय अलग होगी, ठीक है। अब है
चट्टानी चूर्ण, खंडज या यांत्रिक के आधार पर आपने ये 4 नाम देख लिए। खंडज आ गया। अब अखंडज। अखंडज में 2 नाम है, एक जैविक और एक अजैविक, यानी कि कार्बनिक तत्वों द्वारा निर्मित और एक रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित। तो देखो जैविक या कार्बनिक तत्वों द्वारा निर्मित, इसमें 3 भाग है, एक चूना प्रदान, कार्बन प्रदान और सिलिका प्रदान। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है कि जैविक अवसादी चट्टान कौन सी है या कार्बनिक अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल कौन सा है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, आपको ये नाम दे दे और ये चीज़ें नहीं दे के डायरेक्ट मतलब अवसादी, आग्नेय और कायंत्री दे दे, तो फिर आप क्या करोगे कि वो अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो चूना प्रदान में क्या आएगा, डोलोमाइन, चूना पत्थर, चौक यानी कि खड़िया और सैलखड़ी। खड़िया का एग्जाम्पल आ चुका है, ये चूना प्रदान है। आप चाहे देख सकते हैं कि खड़िया, चौक, इसका एग्जाम्पल आ चुका है, ये चूना प्रदान है। चूना प्रदान जैविक अवसादी चट्टान, इसका एग्जाम्पल है। और कार्बन प्रदान में कोयला, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ये कोयले के ही प्रकार है। ठीक है, सबसे अच्छा कोयला और सबसे घटिया पीट हुआ, सबसे अच्छा एंथ्रासाइट हुआ। ये किसके, कार्बन प्रदान में कार्बन की मात्रा अच्छी होती है, बुरी होती है, मतलब अच्छी घटिया क्वालिटी का, वो कार्बन प्रदान। लेकिन ये सब किसके एग्जाम्पल है, जैविक के। और अगला है हमारा सिलिका प्रदान। तो प्रारंभिक जीव रेडियोलाइसियंस, स्पंज व डाइटम आदि के अवशेषों से निर्मित। ये याद रखना अच्छे से कि सिलिका प्रदान, इसमें क्या, प्रारंभिक जीव रेडियोलारियंस, स्पंज व डाइटम आदि के अवशेषों से निर्मित होता है। जो सिलिका प्रदान होता है वो निर्मित किस किस से होता है, ये चीज़ याद रखनी है, जिसमें डाइटम भी आ गया, स्पंज भी आ गया और प्रारंभिक जीव रेडियोलारियंस। ठीक है, ये नाम याद रखना, इनसे सिलिका प्रदान। देखो जैसे सिलिका में 3 नाम है तो इसमें भी 3 नाम याद रखना, 1, 2 और 3। इस तरीके से ये मतलब कन्फ्यूज़न आपका ख़त्म कर देगा कि 3 नाम है तो उसमें भी 3 नाम होंगे तो वही होगा। ठीक है, अब है रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित। रासायनिक क्रियाएं, रासायनिक क्रिया कौन सी होती है, देखो ऑक्सीकरण, जिसमें जल की मात्रा, देखो ऑक्सीजन CO2 होता है, तो ऑक्सीकरण की मात्रा में इसमें क्या, ऑक्सीकरण या कार्बोनेशन के द्वारा चट्टानों में घुलनशील तत्वों का अन्य जगह निक्षेपण जमाव से निर्मित जिप्सम, नमक, सैलकड़ी और खड़िया मिट्टी। पहले तो देखो रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित होता है, उसमें 2 क्रियाएं होती है। कौन सी रासायनिक क्रिया में, एक ऑक्सीकरण की, कार्बोनेशन की। इसमें क्या होता है, चट्टानों के जो कण होते हैं ना, घुलनशील होते हैं, मतलब घुल के चले जाते हैं या फिर उनका कहीं और जगह निक्षेपण या जमाव हो जाता है। उसमें कौन कौन है, जिप्सम, नमक, खड़िया मिट्टी और सैलखड़ी। ठीक है, एग्जाम्पल ढंग से याद करके जाना कि रासायनिक तत्वों से निर्मित है उसमें कौन कौन से, और जैविक कार्बनिक द्वारा निर्मित है उसमें चूना प्रदान, कार्बन प्रदान और सिलिका प्रदान अलग अलग है। लेकिन ये सब किसके, खंडज, यांत्रिक या चट्टान चूर्ण के एग्जाम्पल है, और वो भी अवसादी चट्टान अवसाद के आधार पर। फिर है ये चीज़, ये हमें याद रखना है। एक देखो चट्टान का चक्र है ये, हमने आग्नेय चट्टान पढ़ी, तो आग्नेय चट्टान के बाद देखो तीर जा रहा है अवसादी चट्टान की तरफ। जब उत्थान, अपक्षय या अपर्दन, अपक्षय टूटना, अपर्दन उसके साथ मतलब अपर्दित होती रहती है। ठीक है, आपस में रगड़ के टूट जाते हैं। अपक्षय, अपर्दन मतलब रगड़ के या वायु जल के साथ अपर्दित होती रहती है, वो अपर्दन, वो अवसादी चट्टान निर्मित हो जाती है। लेकिन जब अवसादी चट्टानों में दफन, जैसे ताप और दाब से वो दफन जाती है तो वो आग्नेय चट्टान वापस बन जाती है। ये देखो ये एरो ऐसे किया हुआ है, ऐसे का मतलब ये इसमें और ये इसमें, ये ठीक है, ये सेम प्रक्रिया इसमें होगी, वही दफन, ताप, दाब, और इसमें भी उत्थान, अपक्षय और अपर्दन, ये रूपांतरित के लिए। फिर पुनर्नवीकरण, मतलब देखो पुनर्वाकरण भी कैसा होता है कि रूपांतरित चट्टान वापस आग्नेय में और आग्नेय चट्टान रूपांतरित चट्टान में, ये चक्र चलता रहता है, इसलिए इसको कहते हैं चट्टान चक्र। कि ये तो होता है, लेकिन किस कारण होता है वो याद रखना है कि उत्थान, अपक्षय और अपर्दन के कारण तो वो दूसरी चट्टान में बदलती है, लेकिन वापस पहले वाली चट्टान में बदलने के लिए ताप और दाब की ज़रूरत होती है। वापस पहले वाले रूप में जाने के लिए ताप, दाब, और नए रूप में जाने के लिए जैसे आग्नेय से अवसादी में जाने के लिए अपक्षय और अपर्दन। ठीक है, तो ये था आज हमारे अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान के बारे में हमने एग्जाम्पल पढ़ ली है। इसको पढ़ने के बाद आप हाथों हाथ क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन करने से देखो, नाथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उससे क्वेश्चन कर लो आग्नेय चट्टान के, अवसादी चट्टान के, मतलब एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है चट्टान। ठीक है, उसमें सब प्रकार के एग्जाम्पल दिए हुए हैं।
ये पढ़ने के बाद जब आप एग्जाम्पल करोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि एग्जाम्पल इन्हीं में से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कायंत्री चट्टान। ठीक है, थैंक यू।